अमरीका के ईरानी जजीरे कश्म में फौजी तंसीबात पर हमले, ईरान का जवाबी वार, बहरीन, इराक और कतर में सायरन बज गए। पासदारान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोककर तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का अमरीकी बहरिया के 5वें फ्लीट बेस पर हमले का दावा। अमरीकी फोर्सेस ने मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। कायदे अवाम ने हमें रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। गिलगित बल्तिस्तान को हक भी देंगे, नाम भी देंगे। इस्लामाबाद को तस्लीम करना होगा कि जीबी के मसाइल का हल वहां के अवाम ही है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब, कहा साजिशें करने वाली जमातें नाकाम होंगी। सिंध का मुआवजा किसी सूबे से नहीं दुनिया से है, दुआ है फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हो और खित्ते में अमन कायम हो। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का गिलगित अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा मुझे क्यों निकाला, आप लोगों को पूछना चाहिए था। हमें काम करने का मौका दिया जाता तो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल हो चुके होते। किसी पर तनकीद करके सियासत नहीं करता, कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं, वोट मिले ना मिले। गिलगित बल्तिस्तान में सहूलियात फराहम करूंगा, हमने मोटरवे का जाल मुल्क भर में बिछा दिया। नए माली साल 2026-27 के बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर। अगले साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। हुकूमत ने आइंदा बजट में अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान तैयार कर लिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में मुसलसल कमी हो रही है, जबकि सूबे अमीर और विफाकी हुकूमत गरीब हो गई है। सूबों के तरक्याती बजट में 3 गुना इजाफा हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान, लिखा मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया। यह तबका बुरी तरह पिस रहा है। बच्चों की तालीम, बिजली, गैस के बिल्स के साथ साथ इलाज भी महंगा है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसीज ने इस तबके का जीना मुहाल कर दिया। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दे दी। 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग की दावत दी। कैंगरूज ने ग्रीन शर्ट्स को जेर करके हिसाब चुकता कर दिया। शादाब खान पाकिस्तानी मज़ाहिमत का नुमाया तरीन हिस्सा रहे। शादाब खान ने 71 रन बनाए। कैंगरूज ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 231 रन स्कोर किए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सामसन। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और दुआ भी करते हैं कि पूरा दिन अच्छा गुजरे। मुल्क में मौसम करवट ले रहा है, चाहे फिर वो सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। अलबत्ता कराची में बादल कब बरसेंगे हम सब इंतज़ार ही कर रहे हैं। थरपारकर में बारिश और सक्खर में जालाबारी हुई है और लाड़काना, हैदराबाद, मटियारी, हाला, शिकारपुर और कंदकोट में मट्टी के तूफान ने तबाही मचाई। आपने ये खबर दी है ना आज नाजरीन को कि थरपारकर में बारिश हुई है। ये मेरे लिए सबसे अहम है, क्योंकि वो तमाम तर हजरात जो अभी रश वश में फंस के आए हैं नारान और हर जगह से, उनके लिए खासतौर पर सिंध में जो रहते हैं, थरपारकर इज योर डेस्टिनेशन इन मॉनसून। जाइए वहाँ पे एंजॉय कीजिए। लेकिन खैर वहाँ तो हम जाएंगे तो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अगर थोड़ी बात कर लें तो तेज़ हवाओं और तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए हैं, उसमें 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। देखिए मौसम तो ज़रूर तब्दील हुआ है, बारिशें भी हों, दुआ यह है कि मौसम सबके लिए रहमत लेकर आए और रहमत का सबब ना बने। बाय द वे बात रहमत की हो रही है तो कैसे भूल सकते हैं कि इस माह बजट भी आने वाला है। ओह यस, हमेशा की तरह ये बजट आवाम के लिए एक बोझ और जहमत बनता दिख रहा है, या फिर ये आवाम के लिए कोई रिलीफ लेकर आएगा। मेरे ख्याल में ये वो सवाल है जो हर ज़बान पर है, सबके जहन में यही बात आ रही है। लेकिन इन्फॉर्मेशंस ये आ रही हैं कि कुछ सूरत हाल लोगों के लिए बहुत रिलीफ देने वाली नहीं होगी। खैर बजट पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में ज़रूर ही बात करेंगे। यहाँ एक और शख्सियत का तस्करा करते चलें। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे मारूफ सपोर्टर चाचा क्रिकेट ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। गुज़िश्ता कुछ दिनों में
और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदानों में सब्ज़ लिबास, सब्ज़ पगड़ी, सब्ज़ परचम के साथ बरसों तक कौमी टीम के हौसला बढ़ाने के लिए वो पहुंचते रहे। एंड आई रिमेंबर वन थिंग, यानी ये वो क्रिकेट चाचा हैं जब उस दौर से ये क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं जब पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स होते थे और हम बहुत सारे मैचेस जीता करते थे। खैर अब ऐसा नहीं होता, तो क्या फैसल उनकी रिटायरमेंट की वजह यही तो नहीं है कि उन्होंने हिम्मत जवाब दे गई है उनकी कि बस यार और कितना सपोर्ट नहीं कर पा रहा। वेल जैसे सादिया ने कहा, मेरी मेमोरीज है फ्रॉम शारजा से लेके मेलबर्न से लेके 99 का वर्ल्ड कप और उससे लेके ऐसे बहुत सारी यादें जो चाचा क्रिकेट को देख के बहुत सारे, इनका जो असल नाम है अब्दुल जलील, और इनको देख के बहुत सारे दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो है बनने को पसंद किया। सो थैंक यू सो मच चाचा क्रिकेट फॉर योर सर्विस, यू विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट्स। तो जैसे कि सादिया कह रही थी, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉप स्टोरी एंड दैट इज के क्या चाचा क्रिकेट का इतना दिल बर्दाश्ता हो गया है कि उन्होंने इसलिए सपोर्ट छोड़ दी कि ये हमारी सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में फतह हासिल कर ली। कल हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, हम ये बात कर रहे थे कि क्या हो जाएगा अगर पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीत जाएगा, तीसरा मैच भी जीत जाए। ये तो बीसी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। अब बीसी टीम ने भी ये हमारा हाल कर दिया कि हमें 241 रन हमसे नहीं बने, ये हमारी सिचुएशन थी। मजे की बात है कि 241 भी हमने बनवाए क्योंकि आखिरी ओवर में भी हमने इतने सारे रन दे दिए, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन नाम भी देते तो हम 41 नहीं 21 रन से हार जाते। तो इस पे बात हम कर लेते हैं, कल क्या हुआ पूरे मैच में। वी हैव गॉट अहमद नकवी साहब, आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई और गुड मॉर्निंग। पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, खैर हमारा दिल तो अब लगाना नहीं चाहिए क्रिकेट से, इसलिए गुड मॉर्निंग। अमर भाई, हम कल वी वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। हम दोनों ये बात कर रहे थे कि भाई ये तो बीसी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, डी टीम है बिल्कुल भी, तो ये हमारे खिलाफ क्या ही कर लेगी। फिर उन्होंने बताया कि वो क्या कर सकते हैं। द वे एलिस, आई मीन एब्सोल्यूट फैन ऑफ दिस गाय, द वे एलिस पुल्ड हिज लेंथ बैक, द वे ही बोल्ड द स्लोअर बॉल्स एंड ऑल। हम सिर्फ स्पिनर्स पे रिलाई करते रहे और उनके स्पिनर्स प्लस फास्ट बॉलर्स दोनों ने कमाल कर दिया। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले तो योर फीलिंग्स अबाउट द सेकंड ओडीआई। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। और आप लोग ने दिल बर्दाश्त होने की बात की थी, तो मेरे ख्याल में अब तबसरे से बेहतर है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में मुख्तलिफ गज़लों के अशार का सहारा लें कि हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कुछ कहें, कोई झगड़ा नहीं कि तुमसे कुछ कहें, या वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल क्या सुनाएं क्या। सही है। तो ये वाले हालात हैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट में। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि फैसल भाई, ऑस्ट्रेलिया की जेड टीम भी हो ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक दफा पहले भी ये कहा था कि वो कभी कभार ऐसा लगता है कि बस उन्होंने जाके Now that was a brilliant moment. I love it. I absolutely love it. Maybe she wants to have some statements about cricket as well. But please go on. Absolutely. Maybe Pakistan team has broken her heart too. Yeah, please go on, sir. वो बेसिकली वो बस उसके कहने का मकसद यही था कि ये सिर्फ फजूल बातों पे अपना वक्त ना करें। मगर मैं यही कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर वो जाके अपने बीच से भी कोई 7-8 लौंडों को उठा के ले आए, उनको कपड़े पहना दें ऑस्ट्रेलिया के, तो वो एटलीस्ट पाकिस्तान को तो हरा सकते हैं। आप मतलब सी-डी टीम इन द वर्ल्ड कप हम यूएसए से हारे, हम यूएसए से हार कर ये प्रूव कर चुके हैं। बेशक, बिल्कुल। मैं यही तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन होना एक आजमाइश है आपके किरदार की, आपके अखलाक की, आपके सब्र की, तो उसका कोई आसान तोड़ नहीं है। राइट। अब मुझे ये जो फैसल ने बात की, लेट्स टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके बारे में भी, कि हम जब स्पिनर्स पर रिलाई करते हैं तो हम शायद ग्रीन फ्लैग दे देते हैं अपने सारे पेसर्स को कि तुम जैसे चाहो गेंद करो, तुम्हें कुछ वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कुछ ट्राई करने की भी शायद ज़रूरत नहीं। ये ज़रा एक तो एग शेल ब्रेक कर दे। कल से शादाब की बड़ी तारीफ़ हो रही है एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है बिकॉज हिज जॉब इज़ टू बी अ बॉलर फॉर पाकिस्तान एंड नॉट अ बैटर, एंड आई रियली डोंट, आई वांट टू अप्रिशिएट दैट 71 रन्स अगर पाकिस्तान जीत जाता मे बी,
बट आई हैव दिस वन क्वेश्चन कि एक आध ऐसी बैटिंग की परफॉर्मेंस या कभी 2-4 विकेटें किसी मैच में gives him a chance to be in a bigger event like World Cup and so people are praising Shadab and I think कि ये नहीं होना चाहिए. वही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई भी तारीफ करने का मौका मिल रहा है तो उसका शुक्र ही करना चाहिए। और दूसरा, मेरे ख्याल पे जो आपका जो ज्यादा ब्रॉडर पॉइंट है कि जो बल्लेबाज हैं वो क्यों नहीं अपनी कारकर्दगी कर पा रहे, और पहले तो मैं उस पर अगर फोकस करूं तो वही है कि हमारे पास जो ये स्ट्रैटेजी है कि आपने पिचेस को बहुत ज्यादा स्पिन वाला बना दिया, उसी पे टेस्ट में भी वनडेज में भी, तो उसका कोई खास फायदा आपको वर्ल्ड कप में भी नहीं होगा, और उसका नुकसान आपको यही दिखाई दे रहा है कि अब एक ऑलमोस्ट तवक्को है कि अच्छा ठीक है स्पिनर आएंगे और वही विकेटें लेंगे। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही पहचाना कि जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं उनसे आप उस किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे कि यार आप इस पिचेस पे किस किस्म की बॉलिंग कराएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक के आई थिंक शादाब की सिर्फ बात नहीं है, अगर इस सीरीज में जो अभी पीएसएल खत्म हुई है, आगे इंग्लैंड का टूर भी है, हमें बाकी तमाम दुनिया की टीमों की मिसाल है कि वो अपने सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट कराते हैं इन किस्म की सीरीज के लिए, यंगस्टर्स को चांस देते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया दे रही है। तो वहां पे सीनियर खिलाड़ियों की अगर कारकर्दगी होती भी है तो उससे आपको कोई खास फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक बायलैटरल सीरीज है जिसका वर्ल्ड कप वगैरह पे कोई असर नहीं होगा, और उसी के साथ साथ आपको मौका नहीं मिल रहा बाकी खिलाड़ियों को चांस देने का, उनको इस स्टेज पे खेलने का। तो आई थिंक कि उसकी वजह से वही है कि आपकी बात होती है कि फिर जो जो खिलाड़ी प्रोग्रेस इस किस्म के मयार पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्चुअली वर्ल्ड कप में कर पाएंगे या कोई बड़े मैच पे कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लो प्रेशर गेम्स हैं। ऑलराइट, दो चीज़ें आपने कहा कि पता नहीं कौन से वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। ये कल तो बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने भी बात की, शोएब मकसूद ने बात की कि पता नहीं ये विकेटें बना के कौन से हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें, लेकिन माइक हैसन ने बता दिया कि कौन से वर्ल्ड कप की तैयारी है। माइक हैसन ने कहा कि भाई पाल में हो सकता है स्पिनिंग विकेटें हों, हरारे में हो सकता है स्पिनिंग विकेटें हों। तो उन्होंने ना मतलब कि उनको पता नहीं शायद बता दिया किसी ने कि पाकिस्तान यहाँ खेलने वाला है, आई डोंट नो। तो हम अभी से इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस एज वेल। एंड द सेकंड थिंग इज, हमने बनाई स्पिन विकेटें, ठीक है बॉस, हमारा फिर बेस्ट बैट क्या है? अच्छा स्पिनर। तो अच्छा स्पिनर अभी कौन है? शादाब खान है कि वो बंदा है जिसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये कुछ भी कर ले सुफियान मुकीम नहीं आता टीम में। आई थिंक ये जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो काफी सारे पाकिस्तानी शायकीन में है कि सुफियान मुकीम जो खास तौर पे इतनी अच्छी पीएसएल भी उसका बेस्ट बॉलर था, तो उसके बावजूद भी उसको भी मौका नहीं मिल रहा। एंड आई थिंक कि ये वैसे ही इस किस्म की स्ट्रैटेजी समझने में बहुत मुश्किल होती है। मगर उसी के साथ साथ जो माइक हसन के बयान थे, तो सच बताऊं तो मैं काफी हैरान हुआ था और देख के, क्योंकि जो पिचेस हैं उसकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो तो माइक हैसन से पहले से चलती आ रही थी, बट क्लियरली अब माइक हैसन भी उसमें शामिल हो चुके हैं। और फिर अगर आप यही बात करना चाह रहे हैं तो सारे मैचेस तो नामीबिया और जिम्बाब्वे में नहीं होंगे ना, तो आप मतलब एक साल पहले से इस किस्म की पिचेस जो वैसे भी कोई खास रिजल्ट्स नहीं दे रही, इसी पे फोकस करना है, तो लाइक मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेरे लिए बहुत हैरानकुन था, क्योंकि मेरी तवक्को नहीं थी कि माइक हैसन भी जो अपनी बड़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग और कटिंग एज मैनेजमेंट की बदौलत उनको यहाँ पे लाया गया था, अगर वो भी यही सोच रहे हैं कि यार हम घिस्सा पिचेस बना देते हैं और उस पे हम 2 बायलैटरल मैचेस जीत जाएंगे, तो क्या पता हमें पार्ल और हरारे में फायदा हो जाए। आई डोंट थिंक उस पे आप अपना पूरा वर्ल्ड कप की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, बट शायद वो कुछ बेहतर जानते हो। राइट, लेकिन आपको नहीं लगता है अमर भाई कि वर्ल्ड कप में आप सारी चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं, आप अपने ओपनर्स के लिए भी तैयारी बिल्कुल। करते हैं, आप अपने मिडिल ऑर्डर के लिए भी करते हैं, आप देखते हैं कि निचले ऑर्डर पर आपको कैसा बैटर चाहिए, आप ये भी देखते हैं कि आपको लेफ्ट स्पिनर मिलेगा, ऑफ स्पिनर चाहिए, द लॉट ऑफ थिंग्स, और पेसर की भी तैयारी करते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी होती है कि जी आपने 5 सवालों के जवाब देने हैं तो 5 सवालों की मैं तैयारी कर लूँ, कंपलसरी सवाल, और मैं पास हो जाऊँ? मतलब ये कोई इस तरह की तैयारी हमें पाकिस्तानी टीम की लगती है
बिसाइड्स आपको ये स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट नजर आएगी? आई मीन माइक हैसन इज वन पार्ट राइट नाउ, बट आप इससे पहले भी देखें जब आकिब जावेद साहब के हाथ में चीज़ें थी तो कुछ उनकी भी डिसीजन मेकिंग कुछ इसी तरह की होती थी। हमने अबरार के साथ भी यही किया, अबरार का कॉन्फिडेंस हम शेटर कर, दुनिया बोलती रही अबरार को लेकर आओ, अबरार को लेकर आओ, अबरार को लेकर आओ, बट वी डिड नॉट। हम उसको इंडिया भी ले गए घुमाने फिराने के लिए, टीम में नहीं रखा, रिजर्व्स में रखा। सो द पॉइंट इज कि हमारा एक इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, हम अपनी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। क्या हम केपेबल नहीं है? हमारा मसला क्या है? देखिए, अभी जब मैं इंतजार कर रहा था ना कि ये सेगमेंट शुरू होगा, तो मैं आप लोग की वो जो आप सुर्खियां पढ़ रहे थे वो ही सुन रहा था। तो अभी आप खुद ही बता रही थी कि एक बजट आने लगा है, तो और उस बजट में अभी से ही आपने बता दिया है कि क्या हाल होने हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के भी कुछ वही सीन है और आजकल तो वही लोग जो हुकूमत भी चला रहे हैं, वो भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स वगैरह पीसीबी में भी हैं। तो जो तवक्कुआत आपको बजट से हैं वो आप पाकिस्तान क्रिकेट से भी रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, इवन आजकल को अलग रख भी देना, हम कितने, मैं तो बहुत इतने सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ, तो दो तीन चीजों का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान में तो हमेशा कंसिस्टेंसी हमें नहीं दिखाई दी थी क्रिकेट में। और चीजों में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर क्रिकेट में तो नहीं दिखाई दी थी। और उसी के साथ साथ के ये अगर मैं अभी से तबसरा हम करने लगे ना, 1 साल बाद वर्ल्ड कप है, कि अभी से ही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वर्ल्ड कप होने से पहले तक कोई 70 दफा इस प्लॉट को आगे भी बदलना है। क्या पता माइक हैसन उस वक्त तक हो या नहीं हो, उसका कुछ नहीं कह सकते। क्या पता जो अभी खिलाड़ी खेल रहे हो उनमें से कौन खेल रहे हो कौन नहीं खेल रहे हो, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। कि किसी ने अच्छा टेस्ट मैच खेला तो वो कप्तान बन जाए, किसी ने बुरा T20 खेला तो वो टीम से निकल जाएगा। तो मतलब ये मैं अब सवाल से बचने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली आई थिंक कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि अगले 12 महीने में टीम का रुख किस तरफ जाएगा, टीम का भी और बोर्ड का भी। लेकिन एक बंदा रहेगा टीम में जिसने कल 71 बनाया है, चाहे वो कुछ भी कर ले। खैर, मे बी अमर भाई, इट्स नॉट द प्रॉब्लम डजंट लाइज विद द कोचिंग स्टाफ एंड ऑल, इट लाइज विद द मैनेजमेंट, जिसको शायद नहीं मालूम कि क्रिकेट कैसे चलानी, क्योंकि वो खुद उनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। आगे चल के मजीद भी बात करेंगे। अमर भाई, थैंक यू स्विंग एंड माई लव फॉर द कैट, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। तो पाकिस्तान ये तो ओडीआई हार गया है, अब तीसरा ओडीआई है, सनसनीखेज मुकाबला होगा और अल्लाह करे हम जीत जाएं और फिर हम कहेंगे देखा हमने बड़ी टीम को 2-1 से मार दिया। इसी के साथ ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम तो अभी भी ठंडा है, लेकिन इंतखाबी पारा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता हाई। चंद दिन ही तो बाकी रह गए हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इत्तेहादी वहां जाके एक दूसरे पे खूब तीर बरसा रहे हैं और धाड़ भी रहे हैं। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में यही फैसल सियासत का हुस्न भी होता है कि इट्स कि आपको कब किसी के साथ अलाइन करना है और कहाँ पर आपकी अलाइनमेंट जो है आपको खुद ही से अपने आप को अलग करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी ताकत क्या है। वेल, स्कर्दू में इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फजल भी मौजूद होंगे गिलगित से, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो पहले चलते हैं फजल की जानिब। फजल, ये बताएं, इतनी शानदार कल हमने कैंपेनिंग देखी है, परसों हमने कैंपेनिंग देखी है, माहौल बड़ा गर्म लग रहा है। फैसल को ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग कुछ कर सकती है, माहौल क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इस वक्त 24 हलकों में जो है सियासी पारा हाई हो चुका है और अब से ठीक 3 दिन बाद जो है वो बाकायदगी से पोलिंग डे होगा। और गिलगित बल्तिस्तान में जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एंट्री हुई और उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एंट्री हुई, तो उससे जो है कैंपेन का जो माहौल था या लोगों का जो जोश व वलवला था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया और बहुत ही हाइट पे चला गया है। और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की अगर हम बात करें या 24 हलकों की अगर हम बात करें तो इस वक्त ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि पीपी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी जगह पे खड़ी है। इसका ये है कि कहीं किसी हल्के में जो है पीपीपी जो है स्ट्रांग है, किसी हल्के में पीएमएलएन है, तो कहीं पे
IPP और कहीं पे जो है आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ ही आपने रहना है फजल वदूद। हम ज़रा अब स्कर्दू भी का रुख भी कर लें। हमारे नुमाइंदे वहाँ से इकबाल मौजूद हैं। इकबाल, स्कर्दू में क्या सिचुएशन है? हमने देखा बिलावल ने बड़ा गर्मा गर्म यहाँ पे खिताब तो किया है, तो ओवरऑल क्या मामलात हैं, अगर आप हमें बता सकें, और जोश व खरोश इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। स्कद्दू और गिरदनवा में जो सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी है। अगर सियासी जमात से मैं बात करूँ, सियासी जो जमातें हैं, वफाकी जमातें हैं और मकामी सियासी जमातें हैं और जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उन्होंने अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ है वो तेज़ कर दी है और कारदास मीटिंग, शमूलियती प्रोग्राम, जलसे और रैलियाँ इस वक्त उरूज पर है। जगह जगह आपको चौक चौराहों, सड़कों पर मुख्तलिफ पार्टियों की जो रैलियाँ नज़र आएंगी। चौक चौराहों पर झंडे मुख्तलिफ कलर के झंडों से, पार्टी झंडों से सजा दिया गया है और ये जो सियासी सरगर्मियाँ है वो अब मज़ीद तेज़ होती जा रही है और आज़ाद उम्मीदवारान भी मजबूत नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो जो इंतखाबी इंतज़ामात के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं और उसको हतमी शक्ल दी जा रही है और इस इंतज़ामात के लिए जो सिक्योरिटी प्लान है वो तरतीब दिया जा चुका है। जी। अच्छा इकबाल, हमारे साथ ही रहिएगा। फिर से ज़रा गिलगित चलते हैं। फजल, हमने देखा है कि एक, चाहे वो ये वाला एरिया हो या फिर चित्राल वाला भी एरिया हो, जो भुट्टो साहब की लेगेसी है उसको लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। और गिलगित में भी बड़ा एक वीडियो भी गर्दिश कर रही थी, एक बड़े बूढ़े से बुज़ुर्ग से आदमी थे, और बिलावल को उन्होंने हाथ में हाथ लेके और बड़ा उन्होंने याद किया। उन्होंने बीबी की यादें भी उनसे शेयर की, उन्होंने भुट्टो साहब की यादें भी शेयर की। तो क्या वो चीज़ जो है, वो जो यूथ है उनमें भी वो मुंतकिल हुई है, या फिर यूथ जो है उसका जो उसकी लहर है वो कहीं और है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने गिलगित बल्तिस्तान और चतराल को कोट किया, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी सियासी जमातें यहाँ पे आती हैं वो कुछ ना कुछ अपना करके जाती हैं। कुछ डेवलपमेंट का काम हो तो वहाँ चीज़ जो है वो बढ़ती है। और यूथ की जहाँ तक आपने बात की, चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली की जो है चौथी बार जो है जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस बार यूथ को भी जो है हम बढ़ चढ़ के जो है वो देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा फजल, इससे पहले कि हम इकबाल की तरफ जाएं, वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव टू आस्क यू, और वो ये है कि एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको यंगस्टर्स में नज़र आती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा उनके पास बाकी सूबों जैसे राइट्स होने चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि टूरिज्म में इतना ज़्यादा गिलगित एडअप कर देता है, इतना ज़्यादा पूरा गिलगित बल्तिस्तान एडअप कर देता है, तो शायद उसका रिटर्न उनको मिलना चाहिए कोई डेवलपमेंट की सूरत में। मेरे ख्याल में जॉब अपॉर्चुनिटीज सबसे बड़ा सवाल है जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। सो कितना ज़्यादा रुझान है वोटिंग की तरफ यंगस्टर्स का इस बार? बिल्कुल, इस दफ़ा का जो वोटर है वो भी यकीनन बहुत ही होशियार हो चुका है, बिलखुसूस अगर हम यूथ की बात करें। चूँकि जो यूथ है गिलगित बल्तिस्तान की पूरे पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। तो इस वजह से भी इस दफ़ा जो यूथ है वो अपने उम्मीदवारों को इस बात पे पकड़े हुई है कि हमने जो डिग्रीज ली हुई हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से या मुख्तलिफ शोबजात में, और हमें जो है बाद में जॉब्स या जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। मगर इस दफ़ा जब हम खुद भी कैंडिडेट से मिले तो उनका भी ये कहना था, या याद दहानी हमने जब करवाई, तो जब उनकी अगर हुकूमत आएगी, चाहे वो PMLN है या PP है या IPP है या दीगर भी जितने जो कैंडिडेट्स अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं, तो उनका बाकायदा से इस बार नौजवानों के लिए ये प्लान है कि प्रॉपर जो है फैसिलिटीज दी जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर पे हो, चाहे वो बैरून ममालिक के शक्ल में हो, क्योंकि हमारे पास नौजवान जो है वो कसीर तादाद में पड़ा हुआ है, चाहे वो टैलेंट, स्किल और डिग्री की हम बात करें। और फजल, सबसे बड़ा मसला तो इस एरिया का कम्यूट का है, जिसपे हमने देखा भी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि भाई पहले 9 घंटे लगते थे, 3 घंटे कर दिए मैंने।
हमारा शुक्रिया तो करो। खैर और जहाँ की वो बात कर रहे थे, गिलगित को करदू बात कर रहे थे, तो फिर इकबाल के पास चलते। इकबाल, किन बुनियादी मसाइल को मद्देनज़र रख के इस बार यहाँ पे कैंपेनिंग की जा रही है, और लोग जो हैं अवामी राय के मुताबिक कौन सी सियासी जमात पे ज़्यादा भरोसा है, लोगों का ज़्यादा काबिल एतमाद उसको समझा जा रहा है? यकीनन जो इस बार जो वोटर्स हैं वो बेरोज़गारी को, जो रोज़गार को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, सेहत को, तालीम को बुनियादी मसाइल के तौर पर देख रहे हैं। और अगर बाज़ हलकों में मुख्तलिफ है, क्योंकि बाज़ हलकों में जो वहाँ के मकामी मसाइल हैं उनको मद्देनज़र देखा जा रहा है, और उम्मीदवारान की तरजीहात पर मबनी उन इंतखाबी जो हलकों की सूरत हाल है। कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हैं वो कई बार मेंबर असेंबली है वहाँ रह चुके हैं, उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र देखा जा रहा है। लेकिन इन तमाम सिनेरियो को अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ जगहों में और कुछ इंतखाबी हलकों में जो है आज़ाद उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बल्तिस्तान रीजन की मैं बात करूं तो बल्तिस्तान में यहाँ जो 9 हलके हैं, 9 हलकों में इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून बिल्कुल मध्य मुकाबिल है। अच्छा। और एक आध जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार है, वो इस वक्त उनको हम 70-80% बरतरी दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो मुकाबला है वो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के साथ बिल्कुल मध्य मुकाबले पे खड़े हैं। और उनकी इंतखाबी सरगर्मियाँ भी और साथ रैलियाँ, शमुल्की प्रोग्राम जो है वो तेज नज़र आ रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि इस बार जो इलेक्शन में इंतखाबात में बल्तिस्तान के 9 हलकों से 3 से 4 जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है। बिल्कुल ठीक है इकबाल, वो तो हम कामयाब देखते हैं होते कि नजर आ गिलगित रहे हैं। बल्तिस्तान जो है ना वो हमारा 2 से सर का 3 जो ताज है है। यहाँ जो इंतखाबात जीतेगा वो इंतखाबात का ताज पहनेगा। अब कौन पहनेगा तो वक्त है। फजल वदूद और इकबाल, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। गिलगित की बात चली निकली है। वैसे तो ओवरऑल द ईयर हम गिलगित को जब लेके या बल्तिस्तान को लेके बात करते हैं तो टूरिज्म की बात हो रही होती है। आज वहाँ इलेक्शन की बात हो रही है तो टूरिज्म फिर हम केपी के लिए छोड़ रखते हैं और अपर पंजाब के लिए। भाई मौसम गर्मा का जो सीज़न है उसका हो गया आगाज़। उसके साथ अभी ईद में भी और अभी भी सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कौसार मरीख का रुख कर लिया है। मरी जिसकी जो घटाएं हैं काली छाई हुई हैं, लोग खुशी में इस वक्त दीवानावार जो है वो मरी पहुंच रहे हैं और Easy destination for lot of people. फुल Easy डेस्टिनेशन है ये। वो मरी का खूबसूरत जीपीओ चौक है जनाब। Yeah. हमेशा की तरह यहाँ पे पहुंचे हैं। गुड टू सी पुलिस भी और गुड टू सी आई थिंक खवातीन मरी यहाँ इज अ पे गुड भी। डेस्टिनेशन बहुत सारे लोगों के लिए। इसकी एक वजह ये भी होती है कि आप वहाँ से गरीब। पटरी आटा चले जाएं, नथिया गले चले जाएं, अयूबिया चले जाएं, वापस आप अपने स्टेशन पर आ जाएं, एंड इट्स इजी। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस बार लकी रहे हैं कि ईद के साथ वीकेंड था और उसके आगे ही बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गई। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस बहुत सारे शायद लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लोग लकी रहे हैं। आरिफ सईद हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। आरिफ बताइए, मरी में इस वक्त कैसा माहौल है? सयाहों की बड़ी तादाद पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी के मारूफ तफरी मरकज़ माल रोड जी। अगर मौसम की बात की जाए तो आज मौसम इंतहाई दिलफरेब है। बादल भी छाए हुए हैं, काली घटाएं तकरीबन गुज़श्ता 2-3 रोज से छाई हुई हैं, लेकिन बारिश का सिलसिला जो अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज महकमा मौसमियात के मुताबिक आज किसी भी वक्त जो है बारिश का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। सयाह भी काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। सीज़न का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तालीमी इदारों में छुट्टियों के बाद यहाँ पर सयाहों की खासी तादाद भी पहुँची हुई है, जो यहाँ के दीगर तफरी मकामात माल रोड समेत पतराडा, बूरबन, अयूबिया, नथिया गली, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और दीगर पे पहुँचे हुए हैं और उन्हें वहाँ पर डेरे डाल रखे हैं। सयाहों के इस टाइम मेले लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए सयाहों की तो सयाह जो है वो गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल इंतहाई कम तादाद में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सयाहों की खासी तादाद पहुँची हुई है, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ट्रैफिक की बात की जाए तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुनीर अहमद हाशमी जो है वो यहाँ पर इस टाइम आरिफ सईद आप मौजूद हमें है। अपडेट कर रहे थे मरी से, आपका बेहद शुक्रिया। तो लोग तो पहुंच रहे हैं भले से कम तादाद में, लेकिन पहुंच तो रहे हैं। चलिए इसी के साथ एक फौरन से ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। रोज़ाना की बुनियाद पे बदलती सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की, और कल जब ये लग रहा था कि जब ट्रंप ने बयान दिया कि एक हफ्ते में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओवर द नाइट ये हुआ कि फिर एक दूसरे पे फिर मिसाइल्स बरसाए गए अमेरिका ने कशम आइलैंड पे, और उसके बाद ईरान ने फिर जवाब में बहरीन पे और दीगर जगहों पे। तो अब ये जो कन्फ्यूजन है, ये इसका एंड है कोई या नहीं है? माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुंदस, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुंदस, वंस अगेन, मतलब कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। रोज़ाना ओवर द नाइट हम ये देखते हैं ओके मसला होने वाला है, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जैसे सूरज उगने लगता है फिर कुछ हो जाता है। सो व्हाट इज़ द एंड टू दिस? We are also waiting and we strongly wish to जनाब कि ये सारा मामला है जो जल्द से जल्द, जिसमें अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अगले हफ्ते का टाइम दिया है, तो अगले हफ्ते या सूनर और लेटर ये मामला जल्द से जल्द जो है वो निमट जाए। लेकिन कुछ शराइत हैं जिस पर दोनों ममालिक जिस तरह से रिजिडली बहुत ज्यादा अड़े हुए हैं, जिस तरह के मार्को रूबियो का हालिया बयान था कि यूरेनियम अफजदगी और जोहरी प्रोग्राम पर है वो ताहाल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए वो रजामंद नहीं है इस बात पर कि इस पर कॉम्प्रोमाइज। और उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा है जनाब कि ईरान के साथ जो भी मामला चल रहे हैं उस पर अगर आप मतलब नरमी हम फ्लेक्सिबिलिटी शो तभी करेंगे जब यूरेनियम अफजदगी और जोहरी प्रोग्राम जो है वो ईरान उसकी बात ना करे, जबकि ईरान जो है वो उसके अलावा आपने हरवस ईरान के पार्ट पर जो है वो सबसे ज्यादा एक ऐसा पॉइंट पर जिस पर ईरान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके अलावा जो उसको एक गारंटी चाहिए जो कि इजराइल के 12 लेबनान पर हमले करने के बाद, सीज फायर वॉयलेशन करने के बाद, वो गारंटी ईरान के पास नहीं आ रही है। और जबकि अभी अमेरिका जो है वो इजराइल के ऊपर मुकम्मल इजराइल को प्रेशराइज कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखी जिस तरह से फोन कॉल पर, बड़ी मुज़ाहिरा किस्म की वो फोन कॉल थी जिस पर नेतन्याहू जो है वो इजरायली जो बेंयामिन नेतन्याहू है वो आगे से ओके ओके कर रहे थे, और लिटरली थोड़ा सा ऊंची आवाज में शाउट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको बोला कि क्यों आप सीज फायर की जो वायलेशन कर रहे हैं और जो निहत्थे लोग हैं उनके ऊपर क्यों हमले कर रहे हैं। सो इस तरह की सिचुएशन जब इजराइल और अमेरिका के दमाबैन खुद बनी हुई है कि वो अमेरिका भी नहीं चाहता कि इजराइल बार बार सीज फायर की वायलेशन करे, तो जब तक ये सीज फायर की वायलेशन मुकम्मल नहीं होती, जब तक ईरान के पास ये गारंटी नहीं आती कि उसके ऊपर और बाकी इस्लामिक ममालिक के ऊपर जो हमले रोके नहीं जाएंगे, तब तक ईरान भी जो है वो आगे बढ़ता नजर नहीं आता है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जानिब से तो जनाब के यूरेनियम अफजदगी के हवाले से ही जो उनकी अप्रोच है वो वहीं पर स्ट्रक है। तो लेट्स सी कि आगे आने वाला जो एक हफ्ता है वो क्या नई जो है वो पेशरफ लेकर आता है। जब तक हमने देखा है कि दोनों ममालिक इस बात पर तो बहुत क्लियर है कि हमने देखा है कि अप्रैल से अब तक जो सीज फायर जो हुआ था वो अब तक सीज फायर ही मौजूद है। जंगबंदी को जो है वो सवालत इख्तियार दी जा रही है, और दोबारा जंगबंदी की वायलेशन करने के लिए ये दोनों ममालिक तो कम से कम बिल्कुल किसी भी सूरत तैयार नहीं है, ना मेंटली इस तौर पर तैयार है, और ना उनके पास अब इतने रिसोर्सेज बाकी बचे हैं कि जनाब दोनों ममालिक जो है वो इस जंग पे दोबारा से कूदें। तो अमेरिका और ईरान तो किसी भी सूरत जंग को दोबारा शुरू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये इजराइल है जो बार बार बीच में वायलेशन करता है और सीज फायर होने में जो रुकावट है वो बनता है, जिसका खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो इस बात को निशानदेही की थी कि मैं जो सीज फायर करना चाहता हूँ या मैं जो जंगबंदी करना चाहता हूँ उसमें बार बार जो है जो मुश्किल दरपेश आ रही है उसमें इसराइल की मदाखलत जो है वो सबसे बड़ी है। अपनी देखा जब इसराइल हमले करता है तो फिर ईरान भी हमले करता है, और वो बहरीन और कुवैत पर हालिया हमले जो हैं वो ईरान की जानिब से किए गए थे। तो अगर इसराइल की जानिब से हमले नहीं रोके जाएंगे तो ईरान की जानिब से भी अब आप देखेंगे अब तक 20 से ज्यादा अमेरिकी फौजी अड्डों को मशरक़ वस्ता में जो है वो ईरान निशाना बना चुका है, और जिसमें आप देखेंगे बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है। अब देखिए कितनी 8 थार्ड की बैटरीज जो हैं वो अमेरिका के पास मौजूद हैं, और एक बैटरी को बनाने में $1 अरब जो है वो लागत आती है, जबकि 100 फौजी उसमें दरकार होते हैं, और इंटरसेप्टर की मदद से जो मिसाइल को रोका जाता है इंटरसेप्टर के लिए, उसमें भी $1,27,00,000 जो है वो लागत आती है। तो इट्स हेल ऑफ मनी। अमेरिका का भी जो है वो इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान हो रहा है, और अमेरिका के पास उनके मिसाइल आप देखेंगे ईरान ने अब तक जो है जितने भी फौजी अड्डों पर जो फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है मशरक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों को, उसमें उनका जो सबसे पहले जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम सिस्टम है उसको जो है वो दिफाई निज़ाम को उसको जो है वो उनके तैयारों को निशाना बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉस्ट ऑफ वॉर यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसराइल जो हमले कर रहा है उसको केपेबल भी ये बनाया है। आज उनका अपना क्रिएटेड एनिमी उनको खुद से हॉन्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया सुंदर साहिबा आपके वक्त के लिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं क्विकली एक ब्रेक। स्टे विद अस।
बैक अगेन। वेल, बजट की आमद है और हर बजट से पहले ऑब्वियसली स्पेकुलेशन तो होना शुरू हो जाती है और जो कारोबारी अफराद हैं वो सोचने लगते हैं कि उनके कारोबार में मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी या कोई आसानियाँ ज़रूर हो सकती हैं। अब कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि ये जो नया माली साल है इसके बजट में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर इसे 18% करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है, जिसके बाद ऑब्वियसली घरों और कारोबारी मराकज़ में जो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनके लिए GST टैक्स अप्लाई होगा और फिर इसकी कीमत उनके लिए मज़ीद ज़्यादा होती चली जाएगी। सीधा मसला यह है कि लोग सोलर लगवा के नेशनल ग्रिड से बाहर निकल रहे हैं, नेशनल ग्रिड पे प्रेशर पड़ रहा है और उस प्रेशर को किसी तरीके से कम करने के लिए ये सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन लोग कितना बर्दाश्त कर पाएंगे और इंडस्ट्री बेसिकली कितना बर्दाश्त कर पाएगी। एक तो ये चीज़ है क्योंकि इससे दो तबकात, एक वो लोग जो बना रहे हैं या बेच रहे हैं और दूसरे वो जो लगा रहे हैं, दोनों ही मुतासिर हैं इससे। तो चलिए हम इस पे सबसे पहले तो कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डीलर्स हैं, दुकानदार, उन्होंने क्या कहा जब उन्हें ये खबर पता चली कि अब 10 से 18% GST होने जा रहा है, वो सुन लेते हैं। अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करना चाहती है तो इसको टैक्स के ऊपर मतलब टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिए। अगर टैक्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इससे प्राइसेस हाई होंगी और जो आम कस्टमर है सोलर उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ये टैक्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा आवाम के लिए सपोर्टिव नहीं होगा। ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे जो उनसे है वो अगर हमने 5 लाख का बजट किया हुआ है तो अगर वो 7.5 लाख पे 6 लाख पे चले जाता है तो हम तो रह गए। और ऊपर वाले जो बिज़नेस कर रहे हैं उन्होंने जो चीज़ें मंगवाई हुई हैं उनका भी लॉस है क्योंकि अगर 100% लगवाते हैं लोग या 50% लगवा रहे हैं तो फिर तो वो 25 पे आ जाएंगे, 30 पे आ जाएंगे, 20 पे आ जाएंगे। लॉस उनका भी है और लॉस हमारा भी है। चलिए जी, जो सोलर के लिए डीलर्स हैं उनके क्या तासुरात हैं ये तो आपने जान ही लिए हैं। अब बात कर लेते हैं। वकास मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। वकास साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर बताइएगा ज़रा, ये GST 18% आने की खबरें आ रही हैं, ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है ये इंडस्ट्री के ऊपर कितना इफेक्ट डालेगी, डीलर्स को नुकसान पहुँचेगा, बायर को नुकसान पहुँचेगा। इस वक्त जब ये खबरें आ रही हैं तो आप और आपकी एसोसिएशन क्या सोच रही है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया है। बेसिकली देखें, ये जो मसला है ना, ये हमारा पाकिस्तान में जब भी बजट आता है तो ये इशू आ जाता है कि पैसे कहाँ से पूरे करने हैं। सिचुएशन जिस तरह से है, हालात सबको ही पता है, तो उसमें कुछ डिसीजंस करने होते हैं गवर्नमेंट ने। तो हमारी उसमें, अगर मैं एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हम उसमें गवर्नमेंट को ही कहते हैं कि आप ऐसे फैसले करें जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होंगे। लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल से मेरा मतलब ये है कि आज सिर्फ 1 साल का या 6 महीने का हमने नहीं सोचना, हमने ये सोचना अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या हो रहा होगा। तो सोलर पे टैक्स लगाना काउंटर प्रोडक्टिव है। काउंटर प्रोडक्टिव इस वजह से है कि जो आज आप पैसे, यानी तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर ये 8% एक्स्ट्रा GST लगा देते हैं, यानी पहले से 10% तो सोलर पैनल पे GST लगा हुआ है और उसके ऊपर अगर 8% और लगाते हैं तो मैक्सिमम को 25 से 30 अरब का जो है ना FBR का कलेक्शन बढ़ेगा GST की मद में। वैसे अगर इस नंबर को हम देखें तो ओवरऑल GST की कलेक्शन पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 3,900 अरब यानी $3.9 ट्रिलियन 3.9 ट्रिलियन के हिसाब से होती है। तो उसमें तो ये ओवरऑल एज अ परसेंटेज बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इसके बदले आप जो नुकसान कर रहे हैं अपना, यानी वो जो आप 25 से 30 अरब 1 साल में आप अपना टैक्स बढ़ाएंगे, तो जिस तरह अभी हमने सुना इसमें जो आपने वीडियो क्लिप प्रेजेंट किया कि जब प्राइस बढ़ जाएगी ऑन द ग्राउंड तो ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लगाएंगे। अगर 100 लोगों ने सोलर लगाना था पहले, तो वो 100 के बजाय उसका 90 हो जाए, उसका 92 हो जाए, उसका 85 हो जाए, तो वो जिन 10-12 लोगों ने सोलर नहीं लगाया उन्होंने फिर क्या करना है उसके बदले? उन्होंने उसके बदले जो है बिजली लेनी है। हमारा जो आम जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसमें से, उस ट्रेडिशनल सिस्टम में से आप बिजली जब लेते हैं तो वो कोयले से बनती है या वो तेल से बनती है या वो गैस से बनती है। ये तीनों चीजें भी पाकिस्तान के अंदर तो नहीं पैदा होती। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक जेब में GST डाल लिया और दूसरी जेब से आपने वही वाले पैसे बाहर भेज दिए और इसके बाद उसके बदले तेल मंगवा लिया या उसके बदले गैस मंगवा लिया और उसको जला दिया और उसी साल उसको खत्म कर दिया। तो आपने जो 25 अरब या 30 अरब रुपए 1 साल में कमा लिए, वो अगले 10 साल में आपने उससे 5 गुना या 10 गुना पैसे जो हैं वो जाया कर दिए तेल और इन चीज़ों के पीछे। तो ये कोई इतना अक्लमंदी का फैसला नहीं है, इसलिए हम गवर्नमेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म को नज़र में रखें। अब ये देखें कि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा कितना होता है लॉन्ग टर्म में सोलर पे टैक्स लगाने से, और नुकसान क्या होता है। और सोलर पे टैक्स लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है, बल्कि हम तो इस वक्त भी गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि जो 10% ब्लैक टैक्स लगाया हुआ है इसको भी कम करें। इसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि
ये सोलर एक ऐसी चीज है जिससे हमारी इंडिपेंडेंस आती है। अभी हमने देखा जब ये ईरान की जंग चल रही थी, बल्कि अभी तक चल रही है, और दूसरे ममालिक जो हमारे करीब के ममालिक हैं, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, उधर जो मसले मसाइल हुए थे वो कई गुना ज्यादा मसले मसाइल थे वर्सेस जो हमारे पाकिस्तान में हुए थे। पाकिस्तान में हमारे पास एक तरह से एक आप बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी, एक ठीक कह फ्रीडम आ रहे गया हैं था, क्योंकि हमारे वकास, पास लेकिन सोलर लग काफी ऐसा ज्यादा है। रहा है फैसल, मेरे भी जहन में ये बात आ रही है कि हुकूमत अवाम की इंडिपेंडेंस लेकर अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करना चाह रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो आईपीपी के साथ मसले हैं, हमारी जो हमारे जो हम देख रहे हैं हमारे कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उनको हमें कम करना है। लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद है कि ये जो कैपेसिटी चार्जेस हमारे साथ लगे हुए हैं या आईपीपी के जो चार्जेस हमारे साथ लगे हुए हैं इनको कहीं और से पूरा किया जा सके, बजाय इसके कि हर चीज़ का बोझ अवाम पर डाल दिया जाए। और एक बड़ी आसान जो इको फ्रेंडली भी है सहूलत, उसको जो है मजीद मुश्किल बनाया जा सके। आपने तो सादिया बहुत इसको अच्छे तरीके से समेटा है। मैं डायरेक्ट अवाम की बात करता हूँ वकास साहब। अगर तो ये 10 से 18% हो जाता है, ठीक है, तो जो 5 kV लगाना चाह रहा है उस पर कितना बोझ पड़ेगा, जो 10 kV लगाने जा रहा है उस पर कितना बोझ पड़ेगा, ये मैं ऐसे ही अगर आप मोटा मोटा हिसाब मुझे दे सकें। जी आप समझ लें, देखिए अगर ये 10% एक्स्ट्रा टैक्स हो जाता है तो जो सिस्टम 5 लाख का लग रहा था पहले, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर एक शख्स है कोई सिस्टम लगा रहा था जिसकी टोटल मालियत 5 लाख रुपए की होनी थी, तो अब उस पे वैसे 10% अगर ऐड करें तो यानी अगर सोलर पैनल्स की मालियत 5 लाख की होनी थी, तो अगर आपने 10% ऐड कर दिया तो तकरीबन 50,000 रुपए आपके बढ़ गए। जाहिर है सोलर सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पैनल के अलावा होते हैं, उनको अगर आप एक दफा साइड पे भी रख दें तो चले, फिर भी 5 लाख के ऊपर उसका तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ना। अब इससे ये होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि फिर हम नहीं लगाते सोलर, या हम अब एक शख्स है जिसने पैसे सेव किए हुए थे, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे, उसने 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जमा किए हुए थे कि मैं सोलर लगाऊंगा, उसने एग्जाम में बजट रखा हुआ था कि मैं इतने में लगाऊंगा। अब वो बजट बढ़ गया तो वो 10% से तो सीधा बढ़ गया ना। आप समझ लें कि जिसका 3 लाख था उसका 30,000 ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा सोलर पैनल्स के ऊपर। जिसका 5 लाख के सोलर पैनल लगने थे उसके 50,000 एक्स्ट्रा जो है वो सोलर पैनल्स के ऊपर खर्चा होगा। तो हो सकता है कुछ लोग फिर भी लगा लें, लेकिन कुछ लोग जो है वो उसकी वजह से नहीं भी करेंगे, जो और किसी भी चीज का होता है, जब कोई चीज महंगी करते हैं तो उसकी डिमांड कम होती है। वकास साहब, ये तो हम इनिशियल जो बर्डन पड़ेगा उसकी या। बात कर रहे हैं, वो जो रिकवरी होनी है उसका पीरियड भी तो लंबा हो जाएगा। जी बिल्कुल। आपने अगर रिकवर करना था 3 साल में, अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने 3 साल में रिकवर करना था, तो अब वो आप 3.5 साल में रिकवर कर रहे होंगे। यानी आपका जो है वो एडेड एक पीरियड बढ़ जाएगा, तो उससे कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट केस जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, वो फिर नहीं लगाएंगे सोलर। और कुछ हद तक यानी ये जिस तरह से इसकी आर्ग्यूमेंट होती है कि देखिए, एक तो हम फाइनेंशियल देखते हैं, दूसरा हमें उसमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में माहौलियाती जो मसले मसाइल हैं वो तो है ही ना, यानी वो तो अपनी जगह खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान में शायद हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि बाहर के ममालिक में दिया जाता है, लेकिन हमें देना चाहिए। हमारे स्मॉग के मसले मसाइल, हमारे जो पोल्यूशन के मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर भी एक हमें सोलर की वजह से हेल्प मिलती है, तो अगेन उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म की हैं और इनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। सिर्फ यानी फाइनेंशियल एक इम्पैक्ट आ रहा है, 50,000 60,000 रुपए एक शख्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, और या उसका पे बैक जो है, जिस तरह से आपने बताया कि वो बढ़ जाता है, जो उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो 3 साल के बजाय 3.5 साल पे चला जाता है, तो वो तो एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन इसके अलावा उस नुकसान की वजह से जो आगे हमें और नुकसान होता है माहौलियाती आलूदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा हमारा जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इम्पोर्ट का बिल बढ़ जाता है, क्योंकि आखिर में ज़ाहिर है वो चीज़ें तेल से उससे होती हैं, और उस शख्स का अपना क्योंकि बिजली का बिल बढ़ जाता है। जो मकसद है सोलर लगाने का कि बिजली के बिल से छुटकारा हासिल हो। मसला हमारा ये है ना कि बिजली हमारी बहुत महंगी है। जब तक कि ये वाला मसला नहीं हल करेंगे तब तक दूसरे मसले मसाइल और टैक्स लगाना और ये चीजें करना, ये सब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, इनसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इको फ्रेंडली वेज की भी बात करें फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, तो ये बताइएगा कि आफ्टर 18% एडिशन एज वेल, यानी हम इसकी रिकवरी भी देख लें, सारी चीज़ें भी देख लें, ऐसा नहीं है कि मैं हुकूमत को इनकरेज करना चाह रही हूँ, लेकिन वो लोग जो लेना चाह रहे हैं अगले 6 महीने में उनकी रिकवरी कैलकुलेट करें और फिर जो बिल उनके घरों में वैसे इलेक्ट्रिसिटी का आता है उसको कंपेयर करें। 18% ऐड करने के बावजूद भी आपको लगता है कि उनको कंपैरेटिवली फ़ायदा होगा या नहीं? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग ये इरादा रखते हैं, क्या वो ये सोचें कि यार इनको जहन में रखना है कि आप सोलर की तरफ अभी भी जा सकते हैं, नॉट इनकरेजिंग कि ये टैक्सेस जो हैं वो लोगों के लिए कितने अच्छे हैं या नहीं। जी बिल्कुल। देखें, अगर आप एज ए सारिफ इसको देख रहे हैं ना,
ठीक है, आपकी यानी आपने एक चीज खरीदनी थी या आपने एक इरादा किया था कि मैं सोलर लगा के अपने घर का बिजली का बिल खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, तो फिर अगर अगर आपने ये इरादा किया है तो अभी भी सोलर जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। यानी इस वक्त भी बिजली, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये टैक्स 18% तक चला जाता है और इससे आपके सोलर सिस्टम की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन मसला ये है कि वो बिजली जो है, अभी जैसे देखिए आज सुबह की हेडलाइन है, फिर ₹2.25 से जो है वो बिजली का रेट बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि तेल महंगा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें तो आप देखें, ये टैक्स कम हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टैक्स को, जिस तरह से आपने कहा ना, हम टैक्स को इनकरेज नहीं करते, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करते हैं या हम एक शख्स को अपनी राय दे रहे हैं, तो अभी भी हमारी राय, मेरी राय में तो यही है कि आप जरूर सोलर लगाएं। थोड़े पैसे आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ये अनफॉर्चुनेट है, ये अफसोस की बात है, लेकिन आप इसके बावजूद भी सोलर जरूर लगाएं, क्योंकि इस वक्त जो सोल्यूशन है आपके पास, जो जिससे आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस तरह से हमने बात की कि एक नेशनल लेवल पे, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी जिस घर में सोलर लग जाता है उनके लिए लोड शेडिंग जो है ना एक माजी का मसला बन जाता है। तो अब ये है कि इस सोल्यूशन की कॉस्ट थोड़ी बढ़ा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि यार इतने सारे लोग सोलर लगा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इसमें से हम कुछ पैसे और बना लेते हैं। रिस्पेक्टफुली, इट्स नॉट अबाउट बेयरिंग कॉस्ट। ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबल शहरी का किरदार अदा करना चाहिए, हमें टैक्स पेयर होना चाहिए और हमें हुकूमत के ख़जाने में अपनी एफर्ट डालनी चाहिए। इट्स ऑल गुड, बट हम अगर ओवरऑल मामला देखें, दुनिया जिस तरफ जा रही है हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। एक तो हम वैसे ही तेल से बिजली बना रहे हैं, कार्बन एमिशन में उसका कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, सो हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारा आम आदमी नेशनल ग्रिड से निकल रहा है और ग्रिड वालों के पास बंदा बचा नहीं कि वो अपनी बिजली बेचें, तो इसलिए एक आम आदमी ये सोचता है कि यार मुझे फंसाने के लिए कि किसी तरीके से मैं शिकंजे में आ जाऊं बस और मुझसे ले लिए जाए पैसे, तो इसलिए ना सिर्फ मुझे नेशनल ग्रिड में दोबारा खींचने की कोशिश की जाती है, बल्कि सोलर अगर मैं लगा रहा हूं मुझे वो फायदा में नहीं रहता, उसको भी महंगा कर रहे हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका नेशनल ग्रिड में रहना फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोलर वहां तक हम ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ये जो फिनोमेनन एक्सप्लेन किया है, ये इसका एक नाम है, इसको कहते हैं यूटिलिटी डेथ स्पाइरल। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूटिलिटी कंपनीज हैं ये इसको नहीं देख रही हैं, क्योंकि आप एक नेमल बदल सारिफ के पास आ गया है। मैं अगर सारिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हर शख्स जो है वो इस चीज से तंग है कि हर महीने बिजली का बिल बढ़ जाता है, या हर 6 महीने से जो है ना बिजली का रेट बढ़ जाता है और मुझे बिजली का बिल बार बार देना पड़ता है, तो क्यों ना मैं सोलर लगा के अपने आप को इस झंझट से आजाद कर लूं। और लोग ये करना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि वो जो बिजली की जो कंपनीज हैं वो एक तरह से एक सर्कल में फंसी हुई हैं कि उनको अपने जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, तो उसकी वजह से वो किसी ना किसी तरह से कस्टमर को फंसाने की कोशिश करते हैं, या आप अट्रैक्ट का वर्ड तो नहीं है, लेकिन उसको लॉक इन करके करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर छोड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये हो रहा है पाकिस्तान में। और इसलिए बहुत जरूरी है कि बिजली की कंपनियां, जो हमारी डिस्कोज हैं, जो हमारा पावर सेक्टर है, जो एनटीडीसी है, उन सब ने बैठ के अपना फ्यूचर प्लान करना है। ये देखें इस तरह है, अब मसला ये नहीं है कि ये यानी हम किसी को खराब करना चाहते हैं, हम किसी को बचाना चाहते हैं, हमने वक्त के साथ चलना है। देखिए आज अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप टेलीफोन अपने घर में लें और टेलीफोन का बिल हर महीने दिया करें, आप कहेंगे क्यों मैं दूं, मेरे पास मेरा मोबाइल है, मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो मैं क्यों टेलीफोन का ज्यादा बिल दिया करूं। तो अब पीटीसीएल को खुश रखने के लिए, किसी टेलीफोन कंपनी को खुश रखने के लिए हम ये तो नहीं कर सकते। अब दुनिया आगे बढ़ गई है, अब हमें ये डिस्कोर्स को भी हमारे ये देखना है कि दुनिया आगे बढ़ गई। नेक्स्ट जनरेशन के भी ऐसे तरीकेकार निकालने होंगे जो वहां टैक्सेशन करे जहां पर डायरेक्टली लोगों का बनता है कि वो टैक्स दे, बजाय इसके कि जनरल टैक्सेशन से सबको तकलीफ में डाले। बहुत शुक्रिया वक्कास साहब फॉर योर टाइम टू हैव यू ऑन द शो एंड टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट इशू। वेल, वैसे तो हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी मोटिवेशनल शख्सियत का जो कि वैसे तो अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी लेगेसी हमारे साथ मौजूद है, और ये एक वो बॉक्सिंग स्टार है जिनको लुकअप करके मेरे ख्याल में हर बॉक्सर ये सोचता है कि मैंने इन जैसा बनना है। जिनका नाम है द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली क्ले, स्टिंग लाइक अ बी, फ्लोट्स लाइक अ बटरफ्लाई। बॉक्सिंग रिंग की वो शख्सियत, तारीख उन्होंने रकम की मुक्कों से, बल्कि इनको सिर्फ हम बॉक्सर कह के इनकी शख्सियत को कम नहीं कर सकते। बॉक्सर एंड एक्टिविस्ट। आज उनकी नवी बरसी मनाई जा रही है। 1942 को अमेरिका के शहर लुइसविल में पैदा होने वाले मोहम्मद अली ने अपने करियर का आगाज़ कैशियस मार्सेलस क्ले जूनियर के नाम से किया। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनको मोहम्मद अली के नाम से
पूरी दुनिया जानती है। 3 बार आलमी हैवीवेट चैंपियन बने और अपनी गैर मामूली रफ्तार, तकनीक, एतमाद के बायस वो दी ग्रेटेस्ट कहलाया। वी आर गोइंग ऑन द ब्रेक एंड वी आर लीविंग यू विद सम ऑफ हिज पंचेस, सम ऑफ हिज crunches and some of his memories. Absolutely. वेलकम बैक अगैन। गर्मियाँ आ गई हैं और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हर कोई बात करता है फलों के राजा यानी आम की, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली इंटरनली तो इसकी मांग बढ़ ही जाती है, लेकिन हमारा ज़्यादा जो आमों के लिए एक अच्छी बात ये होती है कि हम रिलाई करते हैं कि हम कितना ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट को हर साल बढ़ा रहे हैं। तो अब बात ये है कुछ इस तरह से कि मशक़ वस्ता में जो कशीदगी जारी है इसकी वजह से समझा ये जा रहा है, कैलकुलेट यही किया गया है कि फ्रेट अखराजात और मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं इसके असरात भी रवा साल आम की बरामदी हदफ में नुमाया कमी लेकर आएंगे और मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं साथ साथ गैर मुतवक्के जो मौसम के बाइस आम की पैदावार है वो भी मुतासर हो सकती है। अच्छा, अंदाज़ा ये है कि रवा साल पैदावार में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है और पाकिस्तानी आम वैसे तो अपनी मिठास, मुनफरिद जायके के बायस दुनिया भर में पसंद किया जाता है, ताहम इस साल आम के बादशाह आम जो है उसको आलमी मंडियों तक पहुंचाने का सफ़र पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल इसलिए दिखाया दे रहा है क्योंकि हम जो है वो पिछले साल हमने तकरीबन $110 मिलियन ईयर की हमने एक्सपोर्ट की थी। इस बार कितनी रहने जा रही है? हमारे साथ मौजूद है वहीद अहमद, चीफ हैं पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। वहीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिपोर्ट्स हैं कि 30% से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कट डाउन होने जा रही हैं। एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो 30,000 टन हमने जो है वो हमारा उससे नीचे होने जा रहा है। क्या स्टैट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, ज़रा मुझे बताइए। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया और एक शानदार टॉपिक है जिनको किंग ऑफ फ्रूट मैंगो जो शुरू हो चुका है 1 जून से। बात यह है कि जो हमारी एक्सपोर्ट का जो टारगेट, आपको पता है कि चैलेंजेस इस साल ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से हमने लाइफ में ऐसे चैलेंजेस नहीं देखे हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट है, मेन जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है वो 2 कंट्री और एक रीजन में हो रही है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और जो है मिडिल ईस्ट। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, पाकिस्तान का मैंगो 80% यहाँ पे जाता है। अब आप देख लें कि अफगानिस्तान का बॉर्डर तो टोटली बंद है और उसके बाद ईरान में भी चैलेंजेस हैं। उसके बाद जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। कुछ पता नहीं, जब उठते हैं तो हालात रोज़ के रोज़ अलग ही होते हैं हालात। और जो सबसे बड़ा मसला है मिडिल ईस्ट में, हमारे जो शिपिंग लाइन के फ्रेट जो है वो 5% इंक्रीज हो गए, 500%। इसलिए पिछले साल जो हमारा फ्रेट था 40 फीट कंटेनर रेफर का, जिसमें 24 to 25 टन कैरी करता है वो कंटेनर, उसका फ्रेट था $1200 से लेके $1400 का। और इसी साल इसी कंटेनर का जो रेफर कंटेनर का जो फ्रेट है वो $6,000 से $7,000 तक है। तो प्राइस से बहुत ऊपर चली गई है। उसके अलावा जो आपके लोकल एक्सपेंस है, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट और जो आपके पोर्ट के एक्सपेंस है, वो भी पिछले साल से डबल हो गए हैं। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के भी जहाँ पे एक्सपेंस है डबल हो गए हैं। तो बात ये कि इतने बड़े चैलेंजेस, आपके प्राइसेस इतने शूट अप हुए हैं, इसलिए हमने 1,10,000 जो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया था मेट्रिक टन, वो हमने 80,000 मेट्रिक टन है। मुझे तो ये भी जो है इसमें भी ख़तरा लग रहा है कि शायद ये भी टारगेट पूरा ना हो सके। अगर कल को कोई और हालात ख़राब होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह एयरलाइन की मैं बात करूँगा, देखिए हमारी एक्सपोर्ट 3 तरीके से होती है। एक होती है बाय रोड, एक होती है बाय एयर, एक होती है बाय सी रूट। तो बाय रोड है उसके अंदर भी ये आपके फ्रेट पिछले साल से मिडिल ईस्ट में वो डबल हो गए। पिछले साल 80 सेंट पर केजी था, इस साल $1.80 to $2 तक प्राइसेस चली गई है पर केजी। मिडिल ईस्ट की मैं बात करूँ, जैसे मैं यूरोप की बात करता हूँ, पिछले साल से $1.20 इंक्रीज हुआ है। तो इंटरनेशनली भी इन्फ्लेशन आया हुआ है, दुनिया में भी है, और आपको पता है कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और कोई हमें ये नहीं समझ आ रहा। वही साहब, ये एक यहाँ पे मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपसे मुख्तलिफ औक़ात में पहले भी बात होती रही है हमारी, और हमने हमेशा से एक ये सवाल ज़रूर किया है कि ये बात ठीक है कि मिडल ईस्ट हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोप हमारी आमों की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हमें अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। दुनिया जिस तरीके से तब्दील होती जा रही है, एक हमारे पास बहुत अच्छा रूट आया था, हमने देखा भी
कि पाकिस्तान ने पिछले साल में जो स्तान कंट्रीज़ हैं वहाँ के बहुत सारे सुदूर वज़ीर आज़म यहाँ आए और हमने उनसे ट्रेड टाइज की बात की नॉल, तो हमारे जहन में था कि हो सकता है कि वहाँ की मार्केट को अगर हम एक्सप्लोर करते, अगर हम वहाँ की मार्केट को थोड़ा स्ट्रेंथन करते, तो आज हमें जो ये हमारी पुरानी मार्केटों में मसला आ रहा है शायद उतना नहीं आता। आप इससे एग्री करेंगे? देखिए मार्केटें तो बहुत है ना, बात ये कि प्रोडक्ट को लेके कैसे जाएंगे। देखें हाईली पेरिशेबल है मैंगो, सही बात ये कि हर चीज़ की ना आपको ज़रा, हम जो एज अ पाकिस्तानी है हम तो अपने मैंगो को बहुत पसंद करते हैं। देखें दुनिया में सबसे पहले पेरेंट्स बिकता है, उसके बाद जो है ना टेस्ट बिकता है। कोई मुल्क में टेस्ट मैंगो को इतना मीठा पसंद नहीं करते, कोई करते। तो बात यही है, देखें जिस कंट्री के अंदर हम लोग एक सालों से चल रहे हैं वहाँ हमने मार्केट डेवलप भी की और नई मार्केटें भी खोली है, मगर हमारे वॉल्यूम्स उस तरीके से नहीं जा रही। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने बात सही की है कि मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा, खासकर सीआईएस कंट्रीज़ में। मगर वो भी इस बार ये चैलेंज है, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो वहाँ से ट्रांजिट टाइम हमारा एक वीक का था। मगर अगर हम ईरान से जाएंगे, गुजरेंगे वहाँ से, जिस तरह भी कीनू और आलू भी वहाँ से गुजरा है, अफगानिस्तान का बॉर्डर बनता, मगर ट्रांजिट टाइम 15 से 20 दिन हो जाते हैं। तो बात है कि मैंगो की इतनी शेल्फ लाइफ नहीं है कि मैं उस मुल्क में जाके मैंगो को बाय रोड करूं। अच्छा, जब मैं बाय एयर की बात करता हूँ इतना महंगा हो जाता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा। हाँ, शायद मैं पूरे सीज़न में 10-15 टन कर लूँ। तो बात ये कि हमने हुकूमत को भी कहा है कि इस बार हमें जो है ना सीआईएस कंट्री, कोई बात नहीं वो महंगा हो या सस्ता हो, मगर मार्केट डेवलप करना शुरू करें। इसलिए कि अगर कोई चीज़ डेवलप भी करें तो 1-2 दिन में नहीं होती, इसको सालों लग जाएंगे। तो एटलीस्ट कहीं से तो स्टार्ट करें। मगर मैं आपको वजह बताइए कि ट्रांजिट टाइम लंबा है, ये वजह है। अच्छा, दूसरी वजह है, तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी की विंडो खुलती भी है तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से फौरी फ़ायदा उठा सकती है मैंगो इंडस्ट्री, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो अभी ये समझा जा रहा है कि इंडिया की बहुत सारी शिपमेंट्स को कैंसिल किया गया है, फर्दर उन्हें बैन किया गया है पेस्ट कंट्रोल के मामलात पर। जापान में अगर हम जिक्र कर लेते हैं, पिछले साल यूएसए ने 15 शिपमेंट्स वापस कर दी थी। क्या ये वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अगर गवर्नमेंट सपोर्ट हो, कुछ आसानियाँ पैदा की जाए, तो हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर सकते हैं? जी देखें, जो जापान का शिपमेंट टेम्परेरी जो बने हुए हैं वो एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक अलार्मिंग भी है हमारे लिए भी। इसलिए कि हमें भी देखभाल के काम करना पड़ेगा, इसलिए कि उसके क्वारंटाइन एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। इसलिए कि दुनिया की स्ट्रिक्ट जो मैं कहूँगा कंट्री, उनमें से एक जापान है जहाँ पे इतना आसान नहीं है आपको करना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल भी बहुत अच्छी हुई। उम्मीद है इस साल, हमारी उम्मीद है कि 20% हम इंक्रीज़ करें इस मार्केट के अंदर। कुछ शेयर जो इंडिया का ना जाए हम वहाँ से लें। मगर बात ये नहीं है कि अब हमें काम क्या करना, देखें हमारे यहाँ किसानों को और एक्सपोर्ट और ऑल राइट, ठीक है, वी हैव गॉट योर गुजरे हुए पॉइंट। 5 राइट, वी हैव गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और दिस इज़ वरी सम, एक चीज़ ऑब्वियसली रह गई कि ऑलरेडी जब हाल दुनिया के हालात ख़राब हैं और जो मौसमी तब्दीलियाँ उससे हमारा आम कितना इफेक्ट हुआ, आगे आने वाले शोज़ में इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। वेल, ब्रेक लेने से पहले आज बाइसिकल का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ऑब्वियसली ये चीज़ हमें याद दिलाता है कि भाई जो हालात चल रहे हैं दुनिया में उसमें सादगी में ही सेहत है, बचत है और बेहतर मुस्तकबिल है। अब जो बाइसिकल है वो एक सवारी नहीं है, तर्ज ज़िंदगी भी। वैसे पाकिस्तानियों आपसे बड़ा ये वादा किया गया था कि साइकिल पे वज़ीर आज़म जाएगा, वज़ीर आज़म हाउस, तो खैर दुनिया ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि वज़ीर आज़म साहब जाएं ना जाएं, लेकिन लोग ज़रूर सोच रहे हैं कि अब वो बाईसाइकिल पे जाएं। तो इस पर बात करते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं और एक ऐसी ही शख्सियत से भी हमें मिलवाएंगे जो कि अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे हैं, उनका एक लाइफस्टाइल भी है। चलते हैं आलिजा की तरफ। वर्ल्ड साइकिलिंग डे पर आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी जवान दिल शख्सियत से जो ज़िंदगी की 77 बहारें देख चुके हैं, लेकिन उनका 27 साल जवान वाला है। मेरे साथ ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने साइकिल चलाया, अपने घर को कुदरत के रंगों से सजाया और नौजवानों को ये पैगाम दिया कि सेहत एक तर्ज़ ज़िंदगी है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन पे? देखें, जो इंटरनेशनल बाइसिकल डे है उसको सेलिब्रेट करने का मकसद ही ये है कि एक लोगों में ये चीज़ पैदा की जाए
कि अगर मैं 77 ईयर्स में इस तरह ज़िंदगी गुजार सकता हूँ तो वो क्यों नहीं। मुझे ये बताइएगा कि रोज़ाना कितनी देर आप साइकिलिंग करते हैं, रोज़ाना का मामूल है, क्या रूटीन होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ डिजिटल वर्ल्ड है और मशीनरी का दौर है, लोग बहुत ज़्यादा आसानी के ख्वाहिशमंद हो गए हैं, गाड़ी पे सफ़र करते हैं, आरामदेह कुर्सियों पर बैठते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल किस तरह मुख्तलिफ है? प्राइमरी तौर पे ये सारी चीज़ मैंने बचपन से अडॉप्ट की हुई है और वो मेरे फादर से मुझ में आई है। मैं उनके साथ मॉर्निंग में सुबह उठ के वॉक करने जाता था, साइकिल चलाता था और इसके साथ आपने अपने नॉर्मल लाइफ में इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है और उसके बाद आपको मेंटल हेल्थ जब होगी तो उसमें आपको ये समझ आएगी कि आपने किस चीज़ को नो कहना है। देखिए जैसे गाड़ी है उसको आप अच्छा ऑक्टेन और पेट्रोल डालते हैं, लेकिन इस बॉडी के अंदर हम फ्यूल का ख्याल ही नहीं कर रहे। मेरी रियासती इदारों से गुजारिश है कि वो खुदारा हमें अर्बन मोबिलिटी के लिए सेफ्टी, एनवायरनमेंट और नौजवानों को इनकरेज करने के लिए हम उनके साथ हैं, हम उन्हें ऑल राइट सिखाएंगे। आलिजा, बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि इस तरह की जो भी वर्जिशें हैं वो आपके उम्र को जो है डिले करते रहती। थैंक यू सो मच आलिजा, हमारे साथ मौजूद थे। वेल, बढ़ती उम्र में फिटनेस की बात हो तो ऐसे में हम कैसे भूल सकते हैं एक ऐसे खिलाड़ी को जिनको बहुत पहले स्टार बना था। आपको याद होगा कि वसीम भाई आप थकते नहीं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब आज तक हमें याद है। यस, इट्स वसीम अकरम्स बर्थडे टुडे और स्वयं के सुल्तान, साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप विनर, वंस द लीडिंग विकेट टेकर, आज अपनी वो 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। सो हैप्पी बर्थडे वसीम भाई, एंड यू हैव बीन अ लेजेंड, यू हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मैनी पीपल। और मेरे ख्याल में आज भी आपका जो बॉलिंग एक्शन है और 92 के वर्ल्ड कप की जो आपकी परफॉर्मेंस है लीडिंग द टीम एज अ कैप्टन, वो सबको याद है और आप के लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं और बहुत सारी दुआएं हैं। आप जुग जुग जिए और बहुत सारे बीइंग अ पाकिस्तानी लेजेंडरी बॉलर, आप बहुत सारे की मोटिवेशन भी है। सो आई रियली वांट कि आपकी ये मोटिवेशन अलाइव रहे। उम्र की दराजी की बात हो रही थी ना, तो वो चाहे जितने भी उम्र दराज हो जाए, लेकिन शैतान को जो इस बार उन्होंने यॉर्करें मारी है ना, वो कमाल थी। एक ब्रेक ले रहे, दोबारा हाजिर होंगे विद दैट एक्शन। सबसे बड़ी तालीमी दर्जगाह 22 से 26 हज़ार तलबा, लेकिन हालत यह है कि एक महीने से असातिज़ा एहतजाज पे हैं क्योंकि पिछले एक साल से वाजिबात ही अदा नहीं हुए हैं। अब ये सारा क्यों मामला है, हम बात कर लेते हैं। इसी पे हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची यूनिवर्सिटी टीचर गुफरान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफरान, हमें ये तो पता चला कि जी आपकी सिंध हायर एजुकेशन के साथ मीटिंग भी तय पाई, उनकी जाने से फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आ गया कि ये जो बॉयकॉट है एग्ज़ाम्स का ख़त्म कर दें और मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस की इन्वेस्टिगेशन वाला मामला है उस पर कोई बात बैठी है, उसको इनिशिएट करने की बात हुई है नहीं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया हमारा मौक़िफ़ लेने का। देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ पे बात हुई, जिसमें जो एहतसाबी अमल है उसके हवाले से ही बात हुई और उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि पेशरफ़ की जा रही है, लेकिन क्योंकि वो मटीरियलाइज़ अभी तक नहीं हुई और जो मीटिंग के बाद हमें जनरल बॉडी में जाना था, सादा के सामने हमने सारी चीज़ें रखी, तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये अब एहतजाज कोई 3500 रोज़ से जारी है, तो लोगों का गम और गुस्सा जैसे जैसे एहतजाज के दिन बढ़ते हैं वैसे ही बढ़ता है और यही वजह है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की सर्द मोहरी की वजह से, जिसने किसी तरीके से इंगेज नहीं किया, कोई पेशरफ नहीं की, तो जो गम और गुस्सा है वो इस तरीके से निकल के सामने आ रहा है कि वो किसी भी तौर पे मटीरियल जो है वो एग्जीक्यूशन होने के बगैर जो है वो बाइकआउट ख़त्म करने के लिए राज़ी नहीं। डॉक्टर गुफरान, मुझे बताइएगा वाजिबात क्या क्या हैं, कब से हैं, थोड़ा ताकि लोग जान सकें कि टीचर्स के साथ हो क्या रहा है। बेसिकली देखिए, कोई 7 से 8 साल से हमारे यहाँ कॉपी चेकिंग, इनविजिलेशन, इन तमाम के पैसे नहीं जा रहे। इसी तरीके से 2.5 से 3 साल से हमारी इवनिंग जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम होती है उसमें पढ़ाते हैं शाम में, उसकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। इसी तरीके से जो लोग 4-4, 5-5 साल से रिटायर हो चुके हैं, उनकी कम्यूटेशन, उनके वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। इसी तरीके से जो है वो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं। जो लीव इनकैशमेंट है वो 4 साल से अदा नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से हाउस सीलिंग है, जो बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी में पहले ही इम्प्लीमेंटेड एंड अडॉप्टेड है, उसके रेट जो है वो गवर्नमेंट हर 3-4 साल बाद महंगाई के तनासब से रिवाइज करती है। ये नवंबर में जब रिवाइज हुए, हमने बारहा शेखुल जामिया से रिक्वेस्ट की कि काइंडली इसको कंसिडर किया जाए, इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया।
ये एहतजाज तो एक एक्सट्रीम स्टेप हमारा जो है वो 5 मई से शुरू हुआ, वरना उससे पहले नवंबर से लेके अब तक हम मुस्तकिल अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकात कर करके बता रहे हैं कि ग्रीवेंसेस बढ़ रही हैं लोगों की और ये जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और फिर आखिर में नतीजा जब 5 मई को भी बाइकआउट शुरू हुआ तो अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, हम जो है वो नहीं दे सकते। तो फिर हमने मुतालबा किया कि अगर आपने यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि 7 साल से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थी और यहाँ पे इतना खसारा है तो इसका एहतसाब किया जाए, एहतसाबी अमल को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। अब जब 32-33 दिन लोग एहतजाज में बैठते हैं इस गर्मी धूप में मुस्तकिल, वो लोग जो PhD करके आए हुए हैं, वो लोग जो मुल्क का सासा बनाते हैं, लोगों को बनाते हैं, और उनकी बात नहीं सुनी तो गम गुस्सा बढ़ता है। और उसका नतीजा ये निकला कि हम जो है वो सिनेटिसी में बहुत सारी जो है यकीन दहानियाँ लेके भी आए तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि इस पे कोई माली पेशरफ होगी तो बात की जा सकती है। ठीक है गुफरान, वी 30 सेकेंड्स, अगला लाहे अमल अगर आप हमें बता सकें कि क्या है आफ्टर द मीटिंग। देखें अभी तो जो है वो बाइकआउट जारी है हमारा। हमने सिंध HEC से कहा है कि डायलॉग का अमल जारी रहना चाहिए। गम गुस्सा है, उसको कम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम बैठकर बात करके कोई रास्ता निकालेंगे तो रास्ता निकलेगा भी और जाहिर सी बात है बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। तो हमने कम्युनिकेट भी किया है। दूसरी तरफ हमारा एहतजाज जारी है। वी होप कि गवर्नमेंट जो है इस पे नोटिस लेगी भी और जो है वो डायलॉग के अमल को मुखातम भी नहीं करेगी। ठीक है डॉक्टर गफरान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये मामला हल, क्योंकि जहां तलबा अहम है वहीं पे इनको पढ़ाने वाले बनाने वाले असातिज़ा भी अहम है, लेकिन पिछले 35-36 दिनों से ताले लगे हुए हैं। ये दिस इज़ नॉट अ गुड साइड। वेल, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।